हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज हम सब पढ़ेंगे शिक्षण एवं अधिगम का आकलन। शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। शिक्षण एवं अधिगम का आकलन जो है वो द्वितीय सेमेस्टर है, पेपर सप्तम है, 107 इसका कोड है 107। पाठ्यक्रम का विवरण जो दिया है, यूनिट 1 इकाई 1 जो है इसका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परिचय इसका, आकलन एवं मूल्यांकन का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं, स्वरूप के बारे में हम लोग देखेंगे, आकलन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, इसका क्षेत्र और प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे, आकलन मूल्यांकन के सिद्धांत और इनका कार्य, माध्यमिक स्तर पर वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या है, यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे। यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे कि मापन और मूल्यांकन के कार्य क्या है, मापन और मूल्यांकन के कार्य क्या है, जिसमें परीक्षा प्रणाली के संबंध में भारतीय शिक्षा आयोग 1882, माध्यमिक शिक्षा आयोग 53, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से 1992 की सिफारिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि 1882 में शिक्षा प्रणाली कैसी थी, 1952 से 53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का शिक्षा प्रणाली कैसी थी, 1964 से 66 में शिक्षा प्रणाली कैसी थी, 1986 से 1992 तक शिक्षा प्रणाली कैसी थी, और अभी वर्तमान में शिक्षा प्रणाली क्या चल रही है, परीक्षा में क्या सुधार है, एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषताएं, वस्तुनिष्ठता, प्रयोज्यता, विश्वसनीयता, वैधता एवं इनका मानक क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, उपलब्धि परीक्षण मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं क्या है, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, मानदंड और इनके जो संदर्भित परीक्षण होता है, मानक संदर्भित परीक्षण, प्रमाणीकृत उपलब्धि एवं अध्यापक जो है निर्मित उपलब्धि परीक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पद परीक्षण के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार, निबंधात्मक प्रकार एवं लघु उत्तरीय प्रश्न। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन हेतु उपकरण एवं पद्धति, मूल्यांकन के लिए उपकरण क्या है, उनकी पद्धतियाँ क्या है, जैसे कि बुद्धि की मापन की क्या उपकरण होती है, सृजनात्मक बुद्धि और अभिक्षमता, रुचि एवं अभिकर्ता का व्यक्तित्व किस प्रकार है, मूल्यांकन की गैर परीक्षण तकनीकी, अवलोकन, निर्धारण, मापनी, साक्षात्कार, समाजमिति, प्रक्षेपण विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इकाई 4 में। नेक्स्ट पढ़ेंगे इकाई 5 में हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन की सांख्यिकी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, सांख्यिकी की अर्थ क्या है, आंकड़ों के आलेखन और इसका चित्रण हिस्टोग्राम के द्वारा किस प्रकार किया जाता है, पॉलीग्राम आकृति क्या है, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, ये सभी क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन, औसतांक है, माध्यांक, बहुलांक का उपयोग एवं गणना किस प्रकार किया जाता है, विचलनशीलता की मापन किस प्रकार किया जाता है, मानक विचलन की गणना किस प्रकार किया जाता है, प्रतिशतांक, सहसंबंध, अर्थ, स्वरूप एवं इसका कोटिक्रम, सहसंबंध की गणना किस प्रकार की जाती है, सामान्य संभाव्य वक्र के गुण एवं उपयोग इसका किस प्रकार किया जाता है, TZ की गणना, ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार की है, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। जो वही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। चले एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि
किस प्रकार, सबसे पहले आकलन के बारे में, यूनिट 1 के आकलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आकलन का अर्थ क्या है, उसका मूल्यांकन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आकलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस क्लास को अंतिम तक जरूर देखें, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी के बेस पे बनेंगे। इस आकलन और मूल्यांकन के जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगी, टेस्ट सीरीज इसी के बेस पर लेकर आऊँगी। तो उसके लिए भी आप लोग का यूज़फुल रहेगा, क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी इसी के बेस पर रहेगा, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग भी इजीली टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर पाएंगे, आप लोग के लिए ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अंतिम तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। तो चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। आकलन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट। आकलन जो है, आकलन ये केवल विद्यार्थियों के अधिगम क्षमता या प्रयासों का ही पता नहीं चलता है आकलन से, बल्कि शिक्षण के जो अधिगम प्रक्रिया से जुड़ी सभी बातों का आकलन यहाँ संभव हो सकता है। शिक्षण द्वारा जितनी भी अधिगम से जो जुड़ी हुई सभी बातें होती हैं, इनका आकलन भी संभव हो सकता है आकलन के द्वारा। शिक्षक ने पढ़ाने में कितना समर्थता जताई, विषय वस्तु क्या है, उसका अधिगम अनुभव का चयन कैसे किया जाता है, और शिक्षण जो विधियाँ होती हैं इनका तकनीकी का चयन किस प्रकार किया जाता है, प्रयोग कितना सामर्थ्य रहा है, इन सभी के बारे में ही हम आकलन के द्वारा ही पता कर पाते हैं। तो देखते हैं कि इसका अवधारणा क्या है, कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट क्या है। आकलन की जो प्रकृति है, आकलन की जो प्रकृति है वो अनौपचारिक होती है। आकलन की जो प्रकृति होती है वो अनौपचारिक होती है। ये ध्यान टॉपिक रखिएगा कि आकलन की प्रकृति क्या होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने में बहुत ज़्यादा संभावना होती है, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आप लोग यहाँ पर एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट बनाते चलिए और ध्यान से देखिए। आकलन की प्रकृति अनौपचारिक होती है। यह अभौतिक राशि को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अभौतिक राशि को अंक प्राप्त प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, इसके आस से जो होते हैं वो विकास के किसी गुण धर्म या पहलू का आकलन करने से है। किसी भी गुण धर्म या पहलू का आकलन करने से है। यद्यपि मापन की तरह आकलन में भी अंक प्रदान किए जाते हैं। मापन की तरह भी यदि आकलन के अंक प्रदान किए जाते हैं, लेकिन ये अंक ऐसी राशियों के प्रदान की जाते हैं जिनका भौतिक रूप से अस्तित्व नहीं होता है। जिनका कोई भी भौतिक रूप से अस्तित्व नहीं होता है उन्हीं को अंक प्रदान किया जाता है। अतः अंक प्रदान करने के जो पश्चात भी उन भौतिक अंक प्रदान करने के भी जो पश्चात भी उन अभौतिक राशियों के बारे में संपूर्ण सूचना प्राप्त नहीं होती है। उन अभौतिक राशियों के बारे में संपूर्ण सूचना प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि रीना के गणित विषय में 65 अंक प्राप्त हुए हैं। रीना के गणित विषय में 65 अंक प्राप्त हुए हैं। इसमें कोई भी अभौतिक राशि के बारे में सूचना नहीं प्राप्त होती है। नीलम ने सामाजिक विज्ञान विषय में 78 अंक प्राप्त किए हैं। नीलम ने सामाजिक विज्ञान के विषय में 78 अंक प्राप्त किए हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धि को ज्ञात करते समय अध्यापक द्वारा किसी मानक के विरुद्ध मूल्य निर्णय करना आकलन कहलाता है। आकलन क्या कहलाता है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि को ज्ञात करते समय अध्यापक द्वारा मानक के विरुद्ध जो मूल्य निर्णय करना है वही आकलन कहलाता है। नेक्स्ट है कि देखते हैं कि आकलन का अर्थ एवं उनका परिभाषा क्या है। आकलन का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ असेसमेंट। आकलन का जो अर्थ होता है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। आकलन का जो अर्थ होता है वो सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया होती है। विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना
आकलन कहलाता है। विद्यार्थियों के बारे में किसी भी प्रकार के निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य, निष्पत्ति परीक्षण, असेसमेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। आकलन में छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है। आकलन में विद्यार्थियों को बिना ग्रेडिंग यानी कि अंक और बिना ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके। शैक्षिक जो प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके। हुवा एवं फ्रीड के अनुसार उनका कहना था कि आकलन सूचना संग्रहण तथा आकलन जो है वो सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझा सकते हैं कि विद्यार्थियों क्या जानता है, विद्यार्थी जो है वो क्या जानता है, समझता है, अपने शैक्षिक अनुभव को प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है और अपनी शैक्षिक जो अनुभव है, अनुभव से प्राप्त ज्ञान के परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। किसके अनुसार? तो हुवा एवं फ्रीड के अनुसार। नेक्स्ट है इरविन के अनुसार। इरविन ने अपना मत दिए हैं। इरविन का कथन था कि आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास के व्यवस्थित आधार का अनुमान है। आकलन जो है वो विकास एवं व्यक्तित्व का आधार का अनुमान एवं अनुमान होता है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन करना और फिर उसका रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। छात्र के विकास तथा अधिगम बढ़ाने की प्रक्रिया है आकलन। किसके अनुसार? तो इरविन के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं आकलन का स्वरूप क्या है। नेचर ऑफ असेसमेंट। आकलन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि बालक ने शिक्षण के अंत में सही मायने में क्या क्या सीखा है। एक अच्छे आकलन में 5 गुणों का होना आवश्यक और शिक्षक को छात्रों का आकलन करने से पूर्व यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि आकलन इन गुणों को पूरा कर रहे हो। आकलन का यह जो स्वरूप है वो निम्नलिखित है। 5 गुणों का जो अध्ययन है वो आवश्यक होता है आकलन करने के लिए, जिसमें फर्स्ट है विश्वसनीयता। किसी भी आकलन का यह सबसे पहला यह महत्वपूर्ण गुण है। किसी भी आकलन का सबसे पहला यह महत्वपूर्ण गुण है विश्वसनीयता। जिसमें आकलन जो होता है किसी भी समय या परिस्थिति में किया जाता है। आकलन जो है वो किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है, किंतु उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए। तभी वह विश्वसनीय कहलाएगा। विश्वसनीय सामग्री वही है जिसमें एक स्तर के विद्यार्थियों पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर देते हैं। शिक्षक किसी भी योग्यता का हो, आकलन प्रायः एक ही समान होना चाहिए। अगर शिक्षक द्वारा एक ही आकलन हेतु अलग अलग अंक प्रदान किया जा रहा है तो ऐसा आकलन विश्वसनीय नहीं कहलाएगा। अगर शिक्षक एक ही जैसा सभी आकलन हो और उसका अंक जो है वो अलग अलग देता है टीचर, तो वो विश्वसनीय नहीं है। सबको एक समान देना चाहिए। नेक्स्ट है वैधता। दूसरा जो है वो वैधता। वैध आकलन वही होता है जो वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करे जिस उद्देश्य से उनका निर्माण किया जाता है। लेकिन प्रायः शिक्षक ऐसे
प्रश्नों का बच्चों से पूछने लगते हैं जो प्रामाणिक नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो बच्चे से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो प्रामाणिक नहीं होता है। यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि यदि छात्रों के कुछ बिंदुओं को याद करने की शक्ति को जांचने हेतु प्रश्न बनाना है, किंतु ऐसे प्रश्न बना दिए जाएं जो उसके तर्क शक्ति को जांच करे। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न बनाया जाए जिसमें बच्चे की तर्क शक्ति की जांच की जाए। नेक्स्ट है मानकीकरण। मानकीकरण में एक अच्छे आकलन की यह भी एक विशेषता होती है कि वह मानकीकृत होना चाहिए। वह मानकीकृत होना चाहिए। विद्यालयों में प्रायः जो परीक्षण किए जाते हैं वे राष्ट्र या एवं राज्य के लिए किए जाते हैं, लेकिन मानकीकृत आकलन वह होता है जो कक्षा स्तर को सम्मिलित करता है। मानकीकृत अध्ययन वो जो होता है जो कक्षा के स्तर को सम्मिलित करता है। मानकीकरण की जो सीमा होती है, किस सीमा तक उसका आकलन एवं मूल्यांकन प्रशासन प्रक्रियाओं के में समान है। जो मानकीकृत का किस सीमा तक आकलन एवं मूल्यांकन का जो प्रशासन होता है उसकी प्रक्रिया में समान है को निरूपित करता है। और प्रत्येक विद्यार्थी का आकलन जो है, आकलन का प्रतांक समान होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के आकलन का जो प्रतांक दिया जाता है, अंक दिया जाता है, वो समान होना चाहिए। मानकीकृत आकलन में कई गुण होते हैं, इनका कई गुण होते हैं जो उन्हें अद्वितीय एवं मानक बनाते हैं। एक मानकीकृत आकलन वही होता है जिसमें विद्यार्थियों को एक समय सीमा, समान प्रकार के प्रश्न, समान निर्देश दिए जाए ताकि छात्र समान अंक अर्जित करे, जिससे कि छात्र जो है वो समान अंक अर्जित करे। मानकीकरण प्रतांक में होने वाली त्रुटियों को समाप्त कर देता है और मानकीकृत जो है प्रतांक में होने वाली त्रुटियों को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक होना चाहिए। फोर्थ आकलन का स्वरूप जो है वो व्यवहारिक होना चाहिए। आकलन लागत, समय और सरलता की दृष्टि से, आकलन जो है वो लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक एवं कुशल होना चाहिए। वास्तविक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए और कुशल होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आकलन का कोई तरीका आदर्श हो किंतु उसे व्यवहार में न लाया जा सके, ऐसे तरीकों को भी नहीं अपनाना चाहिए और ऐसे तरीकों को भी नहीं अपनाना चाहिए। उदाहरण दिया गया है कि विद्यार्थियों के अभ्यास की परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को एक प्रयोग के स्थान पर अलग अलग प्रयोग देना अधिक सुविधाजनक एवं व्यवहारिक है। अलग अलग प्रयोग देना सुविधाजनक एवं व्यवहारिक है, क्योंकि ऐसे सबसे एक प्रयोग करने हेतु एक प्रकार के अनेक यंत्र उपलब्ध कराने होंगे। जो हो सकता है कि यह संभव न हो सकता है कि अलग अलग जो है प्रयोग करने हेतु अलग अलग प्रकार के अनेक यंत्र उपलब्ध कराने होंगे। हो सकता है कि यह संभव भी न हो सके। व्यवहारिक में कहा गया है। आकलन के स्वरूप में पांचवा जो बताया गया है उपयोगिता कितना महत्वपूर्ण है। आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। आकलन जो है वो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। आकलन से प्राप्त परिणामों को छात्रों को बता देना चाहिए जिससे वे उन कमियों को सुधार सके। आकलन के द्वारा ही उसका पता लगाया जा सकता है। आकलन के द्वारा ही उसका भी पता लगाया जा सकता है कि किस दिशा में सुधार करना है। यह सुधार पठन सामग्री तथा अध्यापन विधि आदि में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस प्रकार के जो आकलन होते हैं विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की कमियों को जानने में, विद्यार्थी और शिक्षक के भी कमियों को जानने एवं उन्हें दूर करने की बहुत लाभकारी होता है। इस प्रकार की जो इसकी स्वरूप है आकलन की,
विद्यार्थियों के लिए भी और अध्यापक के लिए भी उनकी कमियां क्या है, इसको जानने के लिए, जानकर और उसको दूर करने की बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। देखते हैं आकलन के उद्देश्य। आकलन के उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट। आकलन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे फर्स्ट है विद्यार्थियों के संदर्भ में आकलन का उद्देश्य क्या है? ये है कि छात्र क्या जानते हैं। सबसे पहले पता लगाना कि छात्र क्या जानते हैं, छात्रों की रुचियां कौन कौन सी है, छात्र किस सब्जेक्ट में, किस विषय में, कहाँ पर सबसे ज़्यादा रुचियां लेते हैं, छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या है और छात्रों की क्या विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, ये आकलन के द्वारा ही हमें पता चलता है। छात्रों की योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन करने में और छात्रों के योग्यता के अनुरूप उनके पाठ्यक्रम को चयन करने में, छात्रों कक्षा में छात्रों के उचित स्थान वर्गीकृत करने में और छात्रों के कक्षा में उचित स्थान वर्गीकृत करने में। देखते हैं कि शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी है आकलन। अध्यापक हेतु छात्रों को आकलन जैसे छात्रों के कौशल, योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचान करने के लिए, बच्चे की कौशल की पहचान करने के लिए, उनकी योग्यता, अधिगम क्षमता की पहचान करने के लिए शिक्षक को भी आकलन की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षण विधि का चयन करने के लिए और शिक्षण विधि का चयन करने के लिए, नई कक्षाओं के व्यवस्थापन के लिए, नई कक्षाओं के व्यवस्थापन करने के लिए आकलन की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने के लिए, विद्यार्थियों की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं इसके बारे में भी जानने के लिए आकलन की आवश्यकता होती है। शिक्षण सामग्री के विकास के लिए, शिक्षण सामग्री के विकास के लिए भी टीचर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आकलन। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु। पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु आकलन की किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इसकी उद्देश्य क्या है, देखते हैं। छात्रों की रुचि के अनुरूप, छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करने के लिए नेक्स्ट है कौन सा छात्र किस कार्यक्रम में अधिक उपयोगी है। ज्ञान का रणनीति निर्माण के लिए आकलन की आवश्यकता होती है। आकलन की जो आवश्यकता है वो परिवार के लिए भी होती है, परिवार के लिए भी आकलन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आकलन का क्षेत्र। आकलन का जो क्षेत्र क्या है इसके बारे में देखते हैं कि आकलन का क्षेत्र क्या है। आकलन के क्षेत्र को 2 वर्गों में जो वर्गीकृत किया गया है, इसका श्रेणी 2 है। शिक्षक निर्मित और मानकीकृत। शिक्षक एक निर्मित और दूसरा है मानकीकृत। शिक्षक निर्मित आकलन यह व्यक्तिगत शिक्षण या समूह द्वारा निर्मित किया जाता है। जो शिक्षक निर्मित होती है आकलन वह व्यक्ति की या समूह के द्वारा निर्मित किया जाता है, जबकि मानकीकृत आकलन जो होती है वह व्यवहारिक रूप से तैयार किए जाते हैं। मानकीकृत जो आकलन होती है वो व्यवहारिक रूप से तैयार की जाती है। इसमें प्रशासन और फलांकन के समान प्रक्रियाएं होती है जो बड़े समूहों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए प्रयोग होती है, जो बड़े समूहों के बारे में जानकारी के लिए एकत्रित होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, उनका स्वरूप क्या है, क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसके बाद से मूल्यांकन और आकलन दोनों को मिक्स करके मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगी। वो काफ़ी बड़ी भी बन सकती है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो लेकर आऊँगी मैं, वो क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। थैंक यू।